हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये एक स्प्रिंग है और यहां एक द्रव्यमान है और यहां एक दूसरी स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 2k है और ये द्रव्यमान m है। और आपको पूछा है कि इस द्रव्यमान को अगर विस्थापित करके छोड़ा जाए नीचे या ऊपर तो ये डेफिनेटली दोनों स्प्रिंगों के बीच में ऐसे दोलन करेगा। तो आपको पूछा इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर? तो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे आप ध्यान से देखें कि ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है या समांतर क्रम संयोजन है। आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है, एक स्प्रिंग उसके नीचे दूसरी स्प्रिंग लगी हुई है, ये श्रेणी क्रम संयोजन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, ये स्प्रिंगों का समांतर क्रम संयोजन है। कैसे हुआ समांतर क्रम संयोजन? अभी अभी हमने बात की कि अगर स्प्रिंगों में विस्तार भिन्न भिन्न हो तो वो श्रेणी क्रम संयोजन है और अगर स्प्रिंगों में विस्तार समान हो तो वो समांतर क्रम संयोजन है। ऐसा हम लोगों ने बेसिकली देखा दी। तो हमने यहां से इस m द्रव्यमान को नीचे विस्थापित किया तो जितना संपीड़न इस स्प्रिंग में है उतना विस्तार ऊपर वाली स्प्रिंग में होगा और अगर ये ऊपर जाएगा तो जितना संपीड़न ऊपर वाली स्प्रिंग में होगा उतना विस्तार नीचे वाली स्प्रिंग में होगा। तो इन दोनों स्प्रिंगों में विस्तार या संपीड़न आपस में बराबर रहता है, इसलिए ये संयोजन समांतर क्रम संयोजन है। और अगर ये संयोजन समांतर क्रम संयोजन है तो इसका तुल्य जो स्प्रिंग नियतांक होगा वो k इक्विवेलेंट वो बराबर होगा k1 प्लस k2, क्योंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला ये होता है। तो k1 है हमारे पास k और k2 है हमारे पास 2k, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई वो आई 3k। तो 3k हमारा तुल्य स्प्रिंग नियतांक हो गया। और अब ये तुल्य स्प्रिंग नियतांक आ गया तो हमारे पास आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्वलेंट। तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू रखेंगे तो T बराबर 2 पाई m अपॉन k इक्वलेंट की वैल्यू 3k, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, काफी लंबी स्प्रिंग है और इससे m द्रव्यमान जुड़ा हुआ है और इससे इसका आवर्तकाल नहीं, इसका स्प्रिंग नियतांक k है। अब मैं इसके आवर्तकाल की बात करूं, इस पिंड को यहां से लटका करके छोड़ूं तो इसका आवर्तकाल होगा t, इसका आवर्तकाल, इस पिंड का आवर्तकाल t है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग के 10 बराबर टुकड़े किए, 10 समान टुकड़े किए और 10 समान टुकड़े करके हम लोगों ने इन 10 टुकड़ों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। ऐसे 10 टुकड़े हैं और उन 10 को वापस उसी m द्रव्यमान से संयोजित किया और आपको पूछा है कि इसको अगर हल्का सा नीचे विस्थापित करके छोड़ा जाए तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। इसका आवर्तकाल t था तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने, यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पे इसका स्प्रिंग नियतांक k है और आप ऐसा समझें कि ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है, ये चौथा टुकड़ा है, ये पांचवा टुकड़ा है, ऐसे 10 टुकड़े ऐसे श्रेणी क्रम में संयोजित है। और आपको पता है कि जब श्रेणी क्रम में कोई एक से अधिक अगर टुकड़े संयोजित है तो उनका जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक होता है वो इस पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक होता है। तो यहाँ पे इस पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है और इसमें 10 टुकड़े संयोजित है जिनको हमने अभी अलग किया। तो पहले तो हमें यह देखना है कि एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक कितना होगा। तो हमारे पास इसका तुल्य स्प्रिंग नियतांक है। अच्छा, ये कौन से क्रम में है, अभी काटने से पहले ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम का जो स्प्रिंग नियतांक होता है वो 1/ks बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 और ऐसे 1/kn तक होता है। तो हमारे पास 10 टुकड़े एक जैसे हैं तो 10 टुकड़ों का जो स्प्रिंग नियतांक होगा वो समान होगा। तो हमारे पास जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक है वो 1/k है, इस पूरे स्प्रिंग का तुल्य स्प्रिंग नियतांक 1/k है और मैं एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक मान लेता हूं k डैश, तो 1/k डैश प्लस 1/k डैश और ऐसे
1 अपॉन के डैश। तो ये 1 अपॉन के डैश 1 अपॉन के डैश 1 अपॉन के डैश ये 10 1 अपॉन के डैश है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन के इक्वल टू 10 अपॉन के डैश। तो हमारे पास के डैश की हमें वैल्यू निकालनी है, तो के डैश कितना आएगा, तो यहां से ये इस तरफ ले लें, इसको इस तरफ ले लें, तो हमारे पास जो के डैश की वैल्यू आई वो 10 के आई है। तो यहां आपको ये इतना ध्यान रखना है कि यदि एक स्प्रिंग के n बराबर टुकड़े कर दिए जाए तो एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक n के हो जाएगा, यानी n गुना हो जाएगा। अगर इस स्प्रिंग के 2 टुकड़े कर दूं और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक 2k हो जाएगा। 3 टुकड़े कर दूं तो 3k हो जाएगा, और 100 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक 100 × k हो जाएगा, यानी जितने टुकड़े करोगे उतने गुना स्प्रिंग नियतांक बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने बात की थी कि किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी स्प्रिंग लंबी होगी उतना स्प्रिंग नियतांक ज्यादा होगा, और वही स्प्रिंग जितनी छोटी होगी उतना ही स्प्रिंग नियतांक कम होगा। तो हमने इसके 10 टुकड़े किए और एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक ये वाला आया। तो अब मेरे पास इस टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक 10k है, इसका भी 10k है, इसका भी 10k है, इसका भी 10k है, इसका भी 10k है। तो यहां पे ये पैरेलल संयोजन है, तो इसमें जो इनका जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक आएगा kp बराबर, अच्छा kp बराबर क्या होता है, k1 k2 k3 kn ऐसे होता है। तो k1 प्लस k2 और ऐसे कहां तक है, k10 तक है, और सारे के सारे स्प्रिंगों के टुकड़े एक जैसे हैं। तो पहले का k डैश है, दूसरे का k डैश है, और ऐसे चलता चलता ये k डैश प्लस k डैश और लास्ट तक k डैश, तो ये 10k डैश है। और हमें पता है एक k डैश की वैल्यू कितनी है, एक k डैश की वैल्यू हमारे पास 10k है। तो हमारा जो kp आएगा वो आएगा 10 × 10k, तो आपका जो हो गया ये 100k हो गया तुल्य स्प्रिंग नियतांक। तो यहाँ पे 10 टुकड़ों को पहले इस स्प्रिंग के 10 टुकड़े किए तो एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक इतना आया। अब इन 10 टुकड़ों को ऐसे जोड़ा तो इनका सबका तुल्य स्प्रिंग नियतांक इतना आया। और अब मैं इनका अगर आवर्तकाल निकालूं तो इनका आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो यहां से 2π√m/k इक्विवेलेंट कितना है, 100 बाहर आ जाएगा। तो यहां से ये जो वैल्यू आएगी आवर्तकाल की, वो आवर्तकाल आएगा t = 100 बाहर आ गया तो 1/10 और अंदर रहा 2π√m/k। और आपको पता है इस स्प्रिंग को अगर मैं यहाँ पे दोलन करवा के छोड़ूं तो इसका स्प्रिंग नियतांक, इसका जो आवर्तकाल होता है 2π√m/k होता है। तो 2π√m/k पहले t दिया हुआ है, तो हमारा जो नया स्प्रिंग नियतांक, हमारा जो नया जो दोलन काल आएगा जिसका मैं t डैश बोल दूं, तो ये जो t डैश आएगा वो आएगा t/10। तो यहां समझने वाली बात यह है कि एक स्प्रिंग के अगर n टुकड़े कर दिए जाए तो उसका स्प्रिंग नियतांक, एक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक nk हो जाएगा। और अब इन n टुकड़ों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो अब इनका स्प्रिंग नियतांक n × nk यानी n² हो जाएगा। तो अगर इनको सबको समांतर क्रम में जोड़े n टुकड़ों को तो स्प्रिंग नियतांक n² हो जाएगा। और अगर पहले वाले का आवर्तकाल अगर t है और अब इन n टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य जो आवर्तकाल होगा या फाइनली जो आवर्तकाल होगा वो t/n हो जाएगा। तो जितने टुकड़े किए उतने गुना कम हो जाएगा आवर्तकाल। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। जैसे हमारे पास ये एक स्प्रिंग है ये, और ये दूसरी स्प्रिंग है, ये यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है, इनको हमने ऐसे जोड़ा और फिर यहाँ से एक ऐसे स्प्रिंग ले लिया, यहाँ एक द्रव्यमान ले लिया और इसको यहाँ पे हमने फिर से एक स्प्रिंग से जोड़ दिया और फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो अब हम लोग बताएंगे कि यहाँ इसका जो स्प्रिंग नियतांक है वो k है और इसका स्प्रिंग नियतांक है वो 3k है, और फिर इसका स्प्रिंग नियतांक 2k है और फिर इसका स्प्रिंग नियतांक k है। तो इस m द्रव्यमान को अगर यहाँ से ऐसे विस्थापित करके छोड़ा जाए तो इसका दोलन काल क्या होगा। तो सबसे पहले इसको 1 by 1 करके सॉल्व करते जाते हैं। तो हमें पूछा है इसका दोलन काल कितना होगा।
तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें तो ये दोनों समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में k1 प्लस k2 होता है तो k और 3k 4k हो जाएगा। तो ये यहां से इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ये k और 3k मिला करके 4k और फिर ये 2k इसके साथ है ही, ये m द्रव्यमान और फिर नीचे वाला k। अब हम लोग इन दो स्प्रिंगों को देखें तो ये दो डेफिनेटली श्रेणी क्रम में है। तो ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, तुल्य स्प्रिंग नियतांक 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 और इसको अगर सॉल्व करें तो k बराबर आएगा k1 इंटू k2, दो के लिए k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो हमारे पास इनके लिए हमें सॉल्यूशन करना है। यहाँ से k इज इक्वल टू या ये जो भी k इक्वलेंट इक्वल टू k1 कितना 4k k2k अपॉन 4k प्लस 2k 6k। यहाँ से k से k कैंसिल, ये 4/3k। ये इसके ऊपर वाले का तुल्य स्प्रिंग नियतांक आया। तो अब अपन इसका नया फोटो बनाए तो ये हो जाएगा एक स्प्रिंग ऊपर और बीच में एक द्रव्यमान और फिर एक स्प्रिंग नीचे और फिर इस प्रकार से। तो इन दोनों का मिला करके जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक है वो 4/3k है, 4/3k और इसका स्प्रिंग नियतांक k है। और अब हमें पता है कि ये दोनों समांतर क्रम में है क्योंकि जितना विस्तार ऊपर वाले में होगा उतना नीचे वाले में संपीड़न और जितना नीचे वाले में विस्तार होगा उतना ऊपर वाले में संपीड़न। तो इनका जो k इक्विवेलेंट है, k इक्विवेलेंट वो k1 प्लस k2 होगा समांतर क्रम के हिसाब से। k1 कितना है 4/3k और k2 है k, तो ये हुआ 7/3k। और अब इसका जो आवर्तकाल है t इज इक्वल टू 2π√m अपॉन k इक्विवेलेंट और k इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करूं तो 2π√m अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू 7/3k। तो यहां से ये हो जाएगा 7/3k और फाइनली इसको मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू 2π√3m अपॉन 7k। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहां पे जैसे ये एक पुली है और इसके इस तरफ एक स्प्रिंग है और यहां से एक धागे से इधर की तरफ एक द्रव्यमान लटका हुआ है। अब आपको ये मासलेस पुली है, बिल्कुल आदर्श पुली है, घर्षण रहित मासलेस है। और यहां से अगर मैं इस m द्रव्यमान को ऐसे नीचे खींच के छोड़ूं तो ये वापस ऊपर नीचे ऐसे दोलन करता है, पुली ऐसे घूमती है। पुली का कोई जड़त्व गुण वगैरह नहीं है, मासलेस है पूरी तरह से। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है। तो आपको पूछा है कि अगर इसको ऐसे खींच के छोड़ा जाए तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा है। तो यहाँ पे अपन इसके आवर्तकाल की अगर अपन गणना करें तो इसका सॉल्यूशन अगर अपन करें तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होगा कि जो भी ये द्रव्यमान जुड़ा हुआ है इसको x विस्तारित करना है और इसको x विस्तारित करने के बाद में उसका जो FBD बना करके जो हमें F नेट निकालना है और इस F नेट में जो K इक्विवेलेंट आएगा वो K इक्विवेलेंट T के फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको x अगर नीचे की तरफ विस्थापित करूं तो x नीचे की तरफ विस्थापित करने के बाद में इस m द्रव्यमान पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है t इस धागे के अंदर तनाव होगा और ये t फोर्स इसमें स्प्रिंग में इस तरफ लगेगा t। और आपको पता है कि अगर ये यहाँ से x नीचे जाएगा तो स्प्रिंग भी x विस्तारित होगी, तो स्प्रिंग में नीचे की तरफ वापस से फोर्स लगेगा k इंटू एक्स। तो यहां से मैं लिख सकता हूं T बराबर mg और यहां इसमें जो T की वैल्यू है वो kx के बराबर है। तो यहां से kx इज इक्वल टू mg लिखा जा सकता है। ये kx तुल्य स्प्रिंग नियतांक है और ये kx बराबर mg किसी नॉर्मली हम लोग देखते हैं
कि कोई भी स्प्रिंग को अगर m द्रव्यमान की स्प्रिंग को ऐसे नीचे खींच करके छोड़ा जाए तो उसमें ऊपर की तरफ फोर्स kx होता है और नीचे की तरफ बैलेंस करने वाला फोर्स mg को बैलेंस करता है। तो ये ठीक वैसे ही स्प्रिंग का केस बन गया, जैसे एक स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर लटकी हुई हो, उसको अगर x नीचे खींचा जाए तो ऊपर की तरफ फोर्स kx, नीचे की तरफ mg, और वो वहां से जैसे दोलन करती है 100% वैसा का वैसा इसी का दोलन है। तो इसका k इक्विवेलेंट k ही है, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा t = 2 पाई √m/k। तो ये कोई नया एग्जाम्पल नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है। इसका जितना आवर्तकाल होगा, ये m द्रव्यमान और k स्प्रिंग नियतांक है, जितना आवर्तकाल इसका होगा उतना ही आवर्तकाल इसका होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे द्रव्यमान को x विस्थापित किया जाए तो स्प्रिंग में भी विस्तार x ही हो रहा है, तो इसलिए इसके आंसर पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला अपन क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम और दूसरे टाइप से। यस, नेक्स्ट ऐसे ही पुली स्प्रिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे पास एक पुली है और इस पुली में यहां से एक स्प्रिंग लटकाई हुई है, ऐसे बंधी हुई है, और इस पुली के इस तरफ ये सिंपली धागा बंधा हुआ है और इस धागे के इस तरफ एक m द्रव्यमान जुड़ा हुआ है। और पूछा जाए, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक है, और आपको पूछा गया कि इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ विस्थापित करके छोड़ूं तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, फिर से बात करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पे। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग सबसे पहले अपना टारगेट होगा कि m द्रव्यमान को x विस्थापित करना, और m द्रव्यमान को x विस्थापित करके उसका FBD बनाना। तो m को मैं x नीचे लाया और x नीचे ला करके इसका मैं FBD बनाऊं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ m द्रव्यमान पे फोर्स लगेगा mg और ऊपर की तरफ धागे में तनाव लगेगा T। ठीक है, ये इसका FBD हुआ। अब ये धागे में जैसे ही तनाव T होगा तो इस वाले धागे में भी तनाव T होगा, और ये बिल्कुल आदर्श पुली है, तो यहाँ पे पुली के नीचे की तरफ तनाव। अच्छा, एक बात और, अगर यहाँ पे ये धागा x नीचे आया तो पुली कितनी नीचे आई? बिकॉज आपको पता है धागा x नीचे आया तो पुली मान लो इतनी नीचे आई, और पुली इतनी नीचे आई तो इधर से भी धागा खाली हुआ और इधर से भी धागा खाली हुआ। ये जो दोनों मिलाकर के जो धागे खाली हुए वो इस तरफ आए और वो इस तरफ आए x, तो डेफिनेटली जितनी पुली नीचे आई बराबर दोनों साइड से धागा खाली होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जितना धागा इधर से खाली होगा उतना ही धागा इधर से खाली होगा। तो दोनों मिलाकर के x है तो इधर वाला धागा x/2 होगा और इधर वाला धागा भी x/2 होगा। इट मींस पुली x/2 नीचे आई, और पुली x/2 नीचे आई तो ये स्प्रिंग है वो भी x/2 विस्तारित हुई है। तो यहां पे FBD बनाई तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि T बराबर mg है, और आपको पता होगा कि यहां ये दो नीचे की तरफ पुली पे फोर्स लग रहे हैं 2T और ऊपर की तरफ पुली पे फोर्स लग रहा है K × x/2। तो ऊपर की तरफ पुली का अगर मैं FBD बनाऊं तो ये पुली नीचे की तरफ फोर्स T और इधर वाला फोर्स T और ऊपर की तरफ फोर्स K × x/2, बिकॉज स्प्रिंग x/2 ही विस्तारित हुई है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि K × x/2 = 2T। तो यहां से T की जो वैल्यू आ रही है वो T की वैल्यू आ रही है T = K/4 × x, और ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करूं तो वापस हम लोग K/4 × x = mg। तो पिछली बार हमने फॉर्मूला देखा था कि नॉर्मली स्प्रिंग को हम द्रव्यमान को mg नीचे खींचते हैं तो ऊपर की तरफ kx फोर्स लगता है। तो यहाँ पे इसका ये द्रव्यमान पे नीचे mg फोर्स लगा है तो ऊपर की तरफ जो ये K/4 × x जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है। अब मैं अगर इस संयोजन को हटा करके यहाँ पे एक तुल्य स्प्रिंग रखूं तो उसका स्प्रिंग नियतांक K/4 होना चाहिए, जिसके लिए K × x = mg होगा। तो यहाँ पे ये जो K/4 है वो इस संयोजन का तुल्य स्प्रिंग नियतांक माना जा सकता है। तो ये K इक्विवेलेंट माना जाएगा जो K/4 है। तो यहाँ पे K/4 = K इक्विवेलेंट, और अब मेरा यहाँ पे जो आवर्तकाल होगा इस पिंड का वो T = 2 पाई √m/k होगा, m/k इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करूं तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू K/4, तो यहां से ये आएगा 2 पाई √m/k/4, और 4 ऊपर जाएगा तो यहां से T = 2 पाई √4m/k, और यहां से 4m बाहर आएगा तो यहाँ 4 सिर्फ बाहर आएगा तो 4 पाई √m/k
के। ये इसका आवर्तकाल बनेगा इस स्प्रिंग सिस्टम का। यस, नेक्स्ट में ऐसे ही एक स्प्रिंग पुली सिस्टम की बात करूं तो यहां पे मेरे पास जैसे एक ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे पुली से कनेक्ट किया और यहाँ पे लगा दिया और अब ये पुली से यहाँ पे ये एम द्रव्यमान कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर इस एम को ऐसे खींच के छोड़ा जाए तो फिर से बात करेंगे कि किस प्रकार से वो दोलन कर रहा है। तो यहाँ से इस एम को x अगर नीचे की तरफ विस्थापित किया जाए तो इसका दोलन काल क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। वापस बात वही है, इसको नीचे ले जाओ, इसका एबीडी बनाओ, mg बराबर टी को x के रूप में लिखो और फिर वो जो k इंटू एक्स बराबर mg आ रहा है उसमें जो x का जो गुणांक होगा वो k इक्विवेलेंट होगा। तो करते हैं अपन इसको, तो यहाँ से इसको x नीचे विस्थापित किया और फिर इसका एबीडी बनाया। तो इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगा और ऊपर की तरफ यहाँ पे फोर्स लगा t। तो t फोर्स इसमें है, धागे में तनाव t। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे t बराबर mg। ये एक इक्वेशन हुई। अब हमें पता है कि हमने इसको x नीचे विस्तारित किया तो ये पुली x नीचे आई और पुली अगर x नीचे आई तो डेफिनेटली इधर भी x धागा चाहिए और इधर भी x धागा चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले पुली मान लो यहाँ पे थी तो ये स्प्रिंग अपनी वास्तविक लंबाई में थी और अब पुली यहाँ से यहाँ आ गई तो ये धागा और ये धागा दोनों x x है, ये x x इसमें से आए होंगे, यानी ये स्प्रिंग है वो 2x विस्तारित हुई है। तो स्प्रिंग में विस्तार हुआ है 2x, यानी अगर ये द्रव्यमान m नीचे x नीचे जाता है तो पुली भी x नीचे जाती है और पुली यहां से अगर x नीचे जाती है तो इधर x धागा और इधर x धागा नया जुड़ा है और ये नया कहां से जुड़ेगा, जब स्प्रिंग विस्तारित होगी तो यहाँ पे स्प्रिंग विस्तारित हुई है 2x और जब स्प्रिंग 2x विस्तारित हुई है तो स्प्रिंग में फोर्स लगेगा k इंटू 2x, क्योंकि इसका स्प्रिंग नियतांक k है तो इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा k इंटू 2x। और आपको पता है ये धागा है तो इस धागे में जितना फोर्स यहाँ होगा उतना ही फोर्स यहाँ होगा, तो इधर भी फोर्स लगेगा k इंटू 2x। तो यहाँ पे अगर इस पुली के लिए अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो पुली की एफबीडी होगी ये पुली पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है t और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2kx और इधर भी 2kx और साम्यावस्था में है तो यहाँ पे ये दोनों बराबर कर लेता हूं मैं। तो t बराबर 2kx प्लस 2kx 4kx, ठीक है। और इस t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ से मेरे पास जो t की जगह मैं 4kx रखूं तो 4kx इज इक्वल टू mg। और यहाँ पे हम तो जानते हैं kx बराबर mg होता है किसी भी सामान्य स्प्रिंग के लिए। तो अगर मैं इसकी प्रभावी स्प्रिंग लूं तो प्रभावी स्प्रिंग के लिए वो जो k होगा उस k की वैल्यू 4k होनी चाहिए। तो ये मेरा k इक्विवेलेंट होगा प्रभावी स्प्रिंग का। तो यहाँ से k जो इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो 4k है और k इक्विवेलेंट की वैल्यू 4k है। तो अब मेरा जो इस दोलन का जो आवर्तकाल होगा वो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट होगा और k इक्विवेलेंट की वैल्यू 4k रखूंगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन 4k और 4 यहाँ से बाहर आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और t बराबर m अपॉन पाई m अंडर रूट m अपॉन k। ये आवर्तकाल का फॉर्मूला बन जाएगा। यस, नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये जैसे एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक एम द्रव्यमान जुड़ा हुआ है, ये एम द्रव्यमान और स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है। और इस स्प्रिंग से नीचे एक दूसरा, या इस द्रव्यमान के नीचे एक दूसरा द्रव्यमान है जिसकी वैल्यू है 3m और ये यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ये सरफेस पूरी तरह से परफेक्टली स्मूथ है और यहां से इसको ऐसे खींच के छोड़ा जाए तो ये दोलन करता है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अच्छा ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, यहाँ स्प्रिंग यहाँ पे जो घर्षण गुणांक है वो म्यू है। तो आपको पूछा जाए कि इसके दोलनों का अधिकतम आवर्तकाल कितना होगा कि जिसके लिए ये m द्रव्यमान बिना फिसले, ये m द्रव्यमान 3m द्रव्यमान पर
फिसले नहीं या बिना फिसले दोलन करे, यानी कुल मिलाकर के m और 3m साथ साथ दोलन करें। अगर मैं डेफिनेटली अगर मैं ज़्यादा खींच के छोड़ूं तो ये इसके ऊपर फिसल करके अलग हो जाएगा, 3m अलग रह जाएगा और m अलग हो जाएगा, और फिर सिर्फ m ही दोलन करेगा, 3m कहीं जहाँ पड़ा वहीं रह जाएगा। तो हम लोगों को ये पूछा है कि दोलनों का अधिकतम आयाम कितना होना चाहिए जिसके लिए m द्रव्यमान 3m पर बिना फिसले दोलन करें। तो आपको पूछा है a मैक्सिमम इसके लिए कितना होगा। तो आपको पूछा, पहली बात तो आपको यहां पे ये दिया गया है कि ये बिना फिसले दोनों साथ साथ दोलन करें। तो दोनों साथ साथ अगर दोलन कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा द्रव्यमान 4m हुआ, क्योंकि ये चिपका हुआ है, अलग नहीं हो रहा, फिसल नहीं रहा है, तो ये मैं पूरा इसको एक ही द्रव्यमान मानूंगा। तो अगर ये 4m द्रव्यमान है, ओमेगा बराबर होगा यहाँ इसकी जो कोणीय आवर्ती है, कोणीय आवर्ती ओमेगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। तो यहाँ से ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ k है इसका k और m इसका है 4m। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट k अपॉन m, ये इसका ओमेगा है। और अब आपको पता है इसके फिसलने के जो चांसेस है वो चरम बिंदुओं पर है। तो जैसे ये चरम बिंदु पर जाएगा, जैसे मान लो ये पिंड चरम बिंदु पर पहुंच गया, यानी जैसे ये मीन पोजीशन है, ये है इसकी मीन पोजीशन, और इस मीन पोजीशन से इधर a मैक्सिमम, या जिसको a नॉट में बोलूं, यहां पे गया, तो यहां पे ये वाला 3m द्रव्यमान और उसके ऊपर ये m द्रव्यमान, और इस m द्रव्यमान पर इधर की तरफ इसका जो त्वरण होगा वो a मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a होगा, और ये इसको इधर खींचेगा तो घर्षण इसको इस तरफ रोकेगा, और वो मैक्सिमम लग सकता है μmg। तो फिसले नहीं, इसके लिए जरूरी है कि स्प्रिंग का जो मैक्सिमम प्रत्यानयन त्वरण है उसकी वैल्यू इसके या त्वरण से मैं इसको फोर्स कह दूं, तो यहां पे ये तो त्वरण हुआ, तो इसमें यहां पे इस तरफ ये फोर्स है, तो इससे त्वरण आएगा μg, ये इसका त्वरण। तो इधर की तरफ फोर्स की वजह से त्वरण और इधर की तरफ फोर्स की वजह से त्वरण अगर बराबर रह सकता है तो ये बिना फिसले गतिशील रह सकता है, अदरवाइज ये फिसलेगा। तो इसका मतलब यहां पे इस μg की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर a के। तो यहां से अपन a की बात कर रहे हैं, तो a की जो वैल्यू है a दैट इज शुड बी लेस देन इक्वल टू, a की तरफ ये लेस इस तरफ आ रहा है, लेस देन इक्वल टू μg अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का मान यहाँ से अगर मैं पुट करूँ तो ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका, तो यहाँ से a इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू μg अपॉन ओमेगा स्क्वायर k अपॉन 4m। तो आपका यहाँ से a मैक्सिमम या a की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 μmg, ये 4 mg ऊपर चला जाएगा, तो 4 μmg अपॉन के, इससे छोटा और ज़्यादा से ज़्यादा ये बराबर हो सकता है 4 μmg अपॉन के। इससे अगर ज़्यादा इसका आयाम हुआ तो ये इसके ऊपर से फिसल जाएगा, और फिसलेगा कहाँ? फिसलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है चरम बिंदुओं पर, उसके अलावा ये कहीं नहीं फिसलेगा। तो चरम बिंदुओं पर अगर आयाम हम लोगों ने इससे ज़्यादा कर दिया या इससे ज़्यादा इस तरफ इसको अगर विस्तारित कर दिया तो ये डेफिनेटली ये अकेला ही वापस आएगा, इसको वहाँ से छोड़ देगा वहाँ उसी जगह। क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल हुआ स्प्रिंग से संबंधित। ये है कि एक यू आकार की नलिका है और उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, और वो लिक्विड इसमें किस प्रकार से दोलन कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ तक ये वाटर लेवल है, इसमें यहाँ तक लिक्विड का लेवल है और यहाँ तक भरा हुआ है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा द्रव ऐसे फूंक मार के दबाऊं तो ये नीचे जाएगा और फिर इसके बाद में ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि यहाँ तक ये लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक धकेल दिया, तो अब ये जो लिक्विड आएगा
वो यहां से x नीचे धकेला मैंने, डिस्प्लेस किया इसको x नीचे की तरफ, तो इधर की तरफ x ऊपर उठ जाएगा, ये x ऊपर की तरफ चला गया। और अब ये जो लिक्विड का लेवल है यहां पे यहां तक और यहां पे यहां तक, ये यहां लिक्विड फुल्ली भरा हुआ है। अब हमें देखना है कि ये वापस आएगा तो ये इस प्रकार से ऑसिलेट करेगा, और ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, ये प्रूव करना हम लोगों को। तो हमें यहां से ध्यान दें कि ये यहां तक वाटर लेवल सेम है और इसके ऊपर इतना वाटर लेवल एक्स्ट्रा है, तो ये टोटल जो लिक्विड का जो ये हाइट है वो इस लेवल से 2x हो गया। अब ये जो 2x स्तंभ का ये जो द्रव है, ये 2x स्तंभ का द्रव एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा बाकी द्रव पर। तो हमें ये देखना है, अच्छा पहले ये जो वाटर लेवल था वो यहां से h हाइट तक भरा हुआ था, ये हाइट h है, ये लंबाई नेग्लिजिबल है, यानी आप ये समझना कि h ऊंचाई पर इधर और h ऊंचाई पर इधर, यानी 2h ऊंचाई पर वाटर लेवल का स्तंभ था और ये बीच की जो लंबाई है वो नगण्य है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे मानेंगे यहां नलिका की एकांक लंबाई, यहां नलिका की एकांक लंबाई में द्रव का द्रव्यमान स्मॉल m है। ये हम लोगों ने यहां पे माना है कि इस नलिका की एकांक लंबाई में द्रव का द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। ठीक है, तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा यहां पे h हाइट इधर और h हाइट इधर, तो स्मॉल m इंटू 2h। नेक्स्ट हो गया नलिका में द्रव का कुल द्रव्यमान, that is capital M and this is small m into 2h, because h हाइट इधर है द्रव स्तंभ और h हाइट इधर है द्रव स्तंभ, तो ये टोटल द्रव्यमान हो गया। आपको ये वाली लंबाई नेग्लिजिबल माननी है। अब हमें ये देखना है कि इस टोटल द्रव्यमान पर ये वाला द्रव स्तंभ कितना फोर्स वापस इसको वापस लाने के लिए लगा रहा है, प्रत्यानयन बल हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहां पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू एक्स ऊंचाई के द्रव स्तंभ के कारण प्रत्यानयन बल, तो ये हो जाएगा F बराबर यहां वाले फोर्स की वजह से या यहां वाले द्रव्यमान की वजह से इस पे बाकी वाले पे फोर्स। तो यहां ये जो द्रव्यमान है, यहां अपन कहें कि यहां पे जो प्रेशर है वो प्रेशर हो जाएगा, या इस पूरे स्तंभ का जो दाब है, जो भार है, वो भार ही इस पे फोर्स लगा रहा है, तो वो हो जाएगा m इंटू 2x इस द्रव स्तंभ का द्रव्यमान इंटू g, ये हो जाएगा इस पे फोर्स। ठीक है, और ये वाला फोर्स इस पूरे द्रव को इस तरफ धकेलेगा, तो संपूर्ण द्रव का त्वरण हो जाएगा, संपूर्ण द्रव का त्वरण हो जाएगा A इज इक्वल टू F अपॉन टोटल मास। तो यहां से त्वरण A इज इक्वल टू F की वैल्यू m इंटू
2x इंटू जी अपॉन टोटल मास m इंटू 2h, तो m इंटू 2h। तो यहाँ से m कैंसिल आउट और फाइनली हमारे पास त्वरण A इज इक्वल टू, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल, तो यहाँ से A इज इक्वल टू जी अपॉन h इंटू x। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा x हमने डिस्प्लेसमेंट किया इधर की तरफ, तो ये फोर्स लगाएगा इधर की तरफ और इसका एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ, तो a और x दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं a इज इक्वल टू जी अपॉन एच इंटू माइनस ऑफ एक्स। अतः a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। यानी यहां से ये प्रूव हो गया कि ये जो दोलन है द्रव के वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन है। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि यह सरल आवर्त गति की शर्त है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है, यह सरल आवर्त गति की शर्त है। इसलिए a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तुलना करने पर कोणीय आवृत्ति ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एच। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एच। और अब हम द्रव का आवर्त काल की अगर अपन बात करें, दोलन काल की बात करें, तो आवर्त काल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये 1 अपॉन ओमेगा है तो इसका उल्टा h अपॉन जी, ये इसका आवर्त काल होगा। तो यहां ध्यान दें कि इस नलिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उस द्रव का जो दोलन काल होगा, x विस्थापित हल्का सा विस्थापित करने के बाद में जो दोलन काल होगा उसका फॉर्मूला आ रहा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी, जहां h साम्य अवस्था में द्रव स्तंभ की ऊंचाई है, वन साइड से द्रव स्तंभ की ऊंचाई है। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इसमें कितना आपने इसको विक्षेपित किया है या धीमे विक्षेपित किया है, फास्ट विक्षेपित किया है, उस बात पे ये डिपेंड नहीं करता है। ये इसका जो आवर्त काल है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि साम्य अवस्था की स्थिति में नलिका के अंदर द्रव स्तंभ कितना ऊपर था। अगर ज्यादा ऊपर होगा तो आवर्त काल ज्यादा होगा, यानी धीमे धीमे ऐसे दोलन करेगा, और अगर कम ऊपर होगा तो आवर्त काल कम होगा, फास्ट दोलन करेगा। ये इसी बात पर निर्भर करता है। यस, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की बात करें कि द्रव की सतह पर तैरते हुए पिंड का दोलन, कि ये किस प्रकार से दोलन करता है। जैसे मान लो मेरे पास एक ये पिंड है और ये इस लिक्विड के अंदर अभी ये तैर रहा है, और इस तैरते हुए पिंड का साम्य अवस्था की स्थिति में डूबा हुआ भाग है h, और भी बाकी बाहर है, इसकी कुछ लंबाई बाहर है, लेकिन इसके डूबे हुए भाग की लंबाई कितनी है h। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लिक्विड लिया है उसका घनत्व है रो, और इस पूरे पिंड का द्रव्यमान है m, और साम्य अवस्था की स्थिति में डूबे हुए भाग की लंबाई है वो h है, इस पिंड के डूबे हुए भाग की लंबाई है। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि साम्य अवस्था की स्थिति की कंडीशन क्या है। तो हम लोग बात करेंगे साम्य अवस्था में, तो आपको पता है साम्य अवस्था में इस पिंड पर नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होगा तो फोर्स ऑफ बॉयंसी दैट इज इक्वल टू mg, तो mg इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है, तो अच्छा एक बात और कि इस ये जो पिंड है, इस पिंड का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो a पिंड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहां से ये mg इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स होता है पिंड द्वारा
हटाए गए द्रव का भार। तो पिंड ने जो द्रव हटाया है, कितने आयतन का द्रव हटाया है, तो ये आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई h, यहां तक का द्रव इस पिंड ने यहां से हटा दिया है, बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो द्रव है, यहां तक तो जो द्रव था उसका जो भार होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान होगा आयतन इंटू घनत्व, और उसका जो भार होगा वो आयतन इंटू घनत्व इंटू जी। ठीक है, तो यहां से हटाए गए द्रव का जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान है आयतन इंटू घनत्व। तो घनत्व तो हो गया रो, और आयतन हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी a इंटू एच, ये हो गया इसका आयतन, और भार हो गया m इंटू जी। ठीक है, तो यहां से g से g कैंसिल हो जाएगा, और इस पिंड का जो द्रव्यमान है m, वो इक्वल आ रहा है रो a h के, इसके बराबर आ रहा है साम्यावस्था की स्थिति में पिंड का द्रव्यमान, और पिंड का द्रव्यमान यही रहेगा। अब इसके बाद में हम लोग इसको x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, और x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो अभी अपने को पता है कि भाई अभी ये साम्यावस्था के अंदर इतना ही पानी के अंदर डूब रहा है, और अगर आप ज्यादा डूबोगे तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ज्यादा हो जाएगा और इसको वापस धकेलेगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, और ये पिंड ऐसे ऊपर नीचे दोलन करेगा। तो हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि क्या ये दोलन सरलावर्ती दोलन है, और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोलन सरलावर्ती दोलन है तो फिर इसका आवर्तकाल भी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे x नीचे डिस्प्लेस किया इसको, ये अभी यहां तक था, और इसको x नीचे की तरफ लेके आए। तो x अगर नीचे की तरफ लाएंगे तो ये पात्र है वो यहां तक आ जाएगा, ये यहां तक आ जाएगा, और ये वाला यहां तक, और ये वाला यहां तक, और ये कुछ इस प्रकार से पानी के अंदर ये पात्र डूब जाएगा, यहां तक डूब जाएगा। तो इस बार ये डिस्प्लेस करेगा जो वाटर, वो वाटर डिस्प्लेस करेगा यहां तक के आयतन का। तो यहां तक का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल तो a, और ऊंचाई हो जाएगी x प्लस h। तो अब जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वो फोर्स होगा, यहां अपन कह सकते हैं, यदि पिंड को साम्यावस्था से x नीचे की तरफ विस्थापित किया जाए तो इस पर कार्यरत प्रत्यानयन बल वो फोर्स होगा एफ नेट इज इक्वल टू नया बॉयंसी फोर्स माइनस एम जी तो उतना ही रहेगा। तो यहां से एफ नेट हो जाएगा नया बॉयंसी फोर्स, अब नया जो द्रव हटाया उसका द्रव्यमान इंटू जी। तो नया इसने जो द्रव हटाया वो हटाया रो, ये घनत्व, और आयतन a इंटू एच प्लस एक्स, ये आयतन, और इसका भार हो जाएगा इंटू जी माइनस एम जी है। तो यहां से इसको अपन सॉल्व करें तो रो ए एच इंटू जी एंड प्लस रो ए एक्स इंटू जी माइनस एम जी। हमने शुरुआत में देखा कि ये रो ए एच इंटू जी इज इक्वल टू एम जी है, तो ये रो ए एच इंटू जी और ये एम जी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपस में एकदम बराबर है। तो यहां से जो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो एफ नेट बराबर क्या आएगा, रो ए एक्स इंटू जी, और यहां से जो त्वरण आएगा वो त्वरण हो जाएगा, त्वरण वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन टोटल मास। तो यहां से ए इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रो ए जी इंटू एक्स अपॉन टोटल जो मास है
टोटल मास है रो ए एच, रो ए एच। तो यहां से कट क्या क्या कट रहा है, ये और ये, ठीक है। तो यहां से आपका जो त्वरण आया वो त्वरण आया A इज इक्वल टू G/H इंटू एक्स। और यहां से ये जैसे इसको नीचे डिस्प्लेस किया तो त्वरण डेफिनेटली ऊपर की तरफ होगा, F नेट ऊपर की तरफ होगा। तो यहां से जो त्वरण आया वो आपका GH माइनस ऑफ एक्स, बिकॉज त्वरण और फोर्स दोनों त्वरण और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यह सरल आवर्त गति की समीकरण है, यह सरल आवर्त गति की शर्त है। अतः इसकी तुलना A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से करने पर, अगर इसकी तुलना A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो सरलावर्त गति का इक्वेशन है उससे इस त्वरण की तुलना करने पर कोणीय आवृत्ति हमारे पास आएगी। कोणीय आवृत्ति वो आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखिए A की जगह A, x की जगह माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स की जगह, और ओमेगा स्क्वायर की जगह G/H। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया G/H और यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ G/H। और अब मैं अगर आवर्तकाल की बात करूं, आवर्तकाल, तो वो आवर्तकाल हो जाएगा T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू रखूं तो आवर्तकाल आएगा T इज इक्वल टू 2π और 1/ओमेगा, ये उल्टा होकर के आ जाएगा H/G। तो यहां पे भी ये जो आवर्तकाल आया है इस डूबे हुए पिंड का, वो आवर्तकाल सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि साम्य अवस्था की स्थिति में इसका कितना भाग डूबा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि साम्य अवस्था की स्थिति में इसका H भाग डूबा हुआ है। तो ये आवर्तकाल के फॉर्मूला, आवर्तकाल का जो सूत्र है वो सिर्फ और सिर्फ H पे डिपेंड कर रहा है, और इसकी जो वैल्यू है T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट H/G के बराबर होगी। इसका कितना द्रव्यमान है या इसको कितना विस्थापित किया है या द्रव का घनत्व कितना है, ये इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अगर आपका डूबा हुआ साम्य अवस्था में डूबा हुआ भाग ज्यादा है तो आवर्तकाल ज्यादा होगा, और साम्य अवस्था में डूबा हुआ भाग कम है तो आवर्तकाल कम होगा। इसका मतलब अगर साम्य अवस्था में ज्यादा भाग डूबा हुआ है तो ये ऐसे धीमे गति करेगा, मतलब आवर्तकाल ज्यादा होगा, और कम भाग डूबा हुआ है तो ये फास्ट गति करेगा तो आवर्तकाल कम होगा।